नमस्कार। हीना रब्बानी खर इंडिया में अच्छी तरह से जानी जाती है और इंडिया में बहुत उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, पहले भी फॉरेन मिनिस्टर, इस समय पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो भी पार्लियामेंट के अंदर यानी कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि इंडिया के साथ कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं चल रहे हैं। बैक चैनल टॉक्स नहीं चल रहे हैं। क्या हीना रब्बानी के पास पूरी खबर है? क्या एक एस्टैब्लिशमेंट नाम की चिड़िया पाकिस्तान में, जो कि हर बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराती है, वो एस्टैब्लिशमेंट नाम की चिड़िया कोई बातचीत नहीं कर रही है इंडिया से? इससे पहले भी जो बैक चैनल टॉक्स की बातचीत हमें दिखती है, वो सारी की सारी आईएसआई और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में दिखती हैं। खबरें हैं उसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। लेकिन बात यह है कि अजीत डोभाल साहब की मीटिंग हुई थी फैज अहमद से, ऐसा बताया जा रहा है दोहा में, और अगर एस्टैब्लिशमेंट या ऐसा ही बात करेगी तो हीना रब्बानी को बताएगी कि नहीं। और इससे पहले भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया आना है, गोवा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में, उससे पहले ये स्टेटमेंट आया है। क्या ये पाकिस्तान के रिलेशंस को सैबोटाइज करने की कोशिश है? और ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन सामने खड़े हैं पाकिस्तान में। इसी में बात करने के लिए डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हमारे साथ है, बहुत अरसे के बाद आए हैं, प्रोजेक्ट्स में बिजी थे सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर प्रोफेसर हैं, अमेरिका में अपना एक चैनल चलाते हैं, कन्वर्सेशंस, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत डिटेल में बताते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये जो स्टेटमेंट है, आई थिंक माहौल के हिसाब से नहीं था। अगर कोई टॉक नहीं भी चल रही थी, इस पे चुप रहना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इंडिया आने वाले, उस समय कोई जैसे बोलते हैं साइडलाइंस पे कोई टॉक्स हो सकती थी। पाकिस्तान बहुत दिल से ऐसी टॉक्स चाह रहा है। अब ऐसी डायलॉग क्यों आ रहे हैं? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बैक। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम और हैप्पी रिपब्लिक्स डे। यहाँ पे अभी सुबह है यहाँ पे। सो दैट इज, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ आज दूसरे शोज पर भी कि अगर मुझसे पूछे कि व्हाट इज इंडियाज ग्रेटेस्ट एसेट, मैं कहूँगा उसकी डेमोक्रेसी। और मेरी विनती है सबसे कि every Indian make a resolution tonight कि they will do one thing to make India's democracy stronger. और ये जो रब्बानी खार साहिबा का जो पहले तो it's an interesting thing that she has taken a job which is one level below what she used to do before. ये मुझे बड़ा ताज्जुब दिखा था when she was announced कि she is going to be the assistant or deputy foreign minister, जो भी उनका second rank है. She's quite a competent woman वैसे, और quite articulate also. So, but anyway, देखिए वो कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, which means that there is some kind of back channel discussions going. और ये कहना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल्स नहीं है, I think is not a very smart thing to do, because most probably अगर if India needs to talk, देखिए पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हर मुल्क को चाहिए कि दे नीड टू हैव टू फॉरेन पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान, एक टुवर्ड्स इस्लामाबाद एंड द अदर टुवर्ड्स रावलपिंडी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में कोई वायर टेलीफोन ये वो कुछ भी नहीं है। सो देयर इज नो कम्युनिकेशन देयर। तो ये जो रब्बानी खार इज सेइंग, व्हाट शी इज सेइंग कि भाई इस्लामाबाद से तो कोई डायलॉग नहीं चल रहा। अब मुझे नहीं पता कि वो रावलपिंडी के साथ चल रहा या नहीं चल रहा, राइट? सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि इमेजिन अगर आप रिसेंटली यू हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ, यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल 3 to 4 years, और वन ऑफ द थिंग इन ए पाकिस्तानी जनरल कि अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात स्टेबलाइज कर लेते हैं, और इफ ही हैज सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, तो द फर्स्ट थिंग दे विल ट्राई टू डू इज ओपन दिस डायलॉग। आपने देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेप उन्होंने किया था कि वो चले गए थे पाकिस्तान, राइट? ही हैड इवन विजिटेड देम। सो दिस इज ए प्राइज, जैसा कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट नया आता है, when he looks around कि मैं क्या करूं तो मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, वो मिडिल ईस्ट पीस में घुस जाता है, जाकर ट्राइज टू मेक पीस देयर। इतने सारे प्रेसिडेंट वहां जाके हमारे पास गए। सो आई थिंक दैट टॉक इज गोइंग ऑन। और देखिए at least for 2023 India has become the global diplomatic epicenter, right? देखिए तो सारे यूं कहिए कि दुनिया का खिबला बन गया है इंडिया
डिप्लोमेसी के लिए, तो इंडिया को अवॉइड करना इन 2023 किसी भी मुल्क के लिए बिल्कुल इट इज इम्पॉसिबल। दूसरी चीज ये है कि ये जो SCO का, मैं और एक दिलचस्प चीज बताता हूँ आपको। इंडिया में आजकल ये जो किताब है नॉट इवन एन इंच, वो पोम्पेयो की जो किताब आई है, इट इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ नॉइज इन इंडिया ना, बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स ही मेड अबाउट पुष्पा स्वराज एंड आल्सो अबाउट न्यूक्लियर थिंग। लेकिन उसमें पोम्पेयो राइज एंड सो आई स्पोक विद द लीडर ऑफ पाकिस्तान, और वो जनरल बाजवा की बात करते हैं। He's talking about the general. So even Pompeo, when he says, I'm talking to the leader of Pakistan, वो prime minister, he's not talking about Imran Khan, he's talking about the general. So a lot of external foreign people who are used to dealing with Pakistan understand कि you have to deal. मेरे एक बॉस हुआ करते थे लार्सन एंड टूब्रो में, तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी आती थी तो वी वुड टेल देम, देखिए हमारे से जो डील कर रहे हैं, इट्स नेवर अ डील बिटवीन लार्सन एंड टूब्रो एंड योर कंपनी, इट इज ऑलवेज बिटवीन 3 पार्टनर्स, यू, मी एंड द इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज उस जमाने में इंडिया की गवर्नमेंट हर चीज में घुसी हुई होती थी। तो इस तरह से यहाँ पे भी इट्स बिटवीन 3 पार्टीज, यू, पाकिस्तान मिलिट्री एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो उस तरह से चीज चल रही है। बट टू बी ए सीरियस थिंग, देखिए ये जो भुट्टो को इनविटेशन वगैरह की जो बातचीत हो रही है, इट इज रूटीन, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। सो जो हिंट जो आ रहे हैं बाद लोगों से कि अरे बैक चैनल में कुछ हो रहा है, उसके वजह से बिलावल भुट्टो को इनविटेशन देंगे, नो, इट इज जस्ट एन ऑटोमेटिक ईमेल भेज दी गई है। जो स्ट्रक्चर है SCO का, आप देखें, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स है। सो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 2 बिग इवेंट्स, जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे और एक मेजर इवेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स मिलेंगे। 2 इवेंट्स तो डेफिनेटली होगा मेरे ख्याल से। द काउंसिल ऑफ हेड्स विल मीट समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर, जब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है उनको हैंडओवर की जाएगी, और मई में इन गोवा आई थिंक दे आर गोइंग टू मीट विद द फॉरेन मिनिस्टर्स। so he has to come. अब ये चीज ये है कि what is interesting is not that he will come or not, अगर वो आके क्या करते हैं, will he act like a statesman and try to improve India-Pakistan relations, or will he make a contribution to the region? SCO का जो मिशन है उसके लिए कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे, या he can basically गंद भी कर सकते हैं ना वो आके स्टेटमेंट्स इस तरह के जो उन्होंने पिछले 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडिया के खिलाफ या कश्मीर को लेकर, he can make some statements where he could spoil the entire mood of the conference. काम की बातें होती हो तो people will start avoiding him, देखना अगर वो इस तरह की बातें करेंगे, if he becomes a disruptor of the conference rather than a contributor. So that is an important thing. और अगर वो ना आए तो actually it might not be a bad thing, because then everybody else can focus on some serious work, और Pakistan will once again miss out on playing a regional role. और देखिए SCO बस छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ 8 मुल्क हैं, और इस साल से ईरान इज आल्सो गोइंग टू जॉइन। बेसिकली 5 स्टांस, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, और अब ईरान भी आ जाएगा उसमें। ये सारे दिस इज अ वेरी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका फोकस एसेंशियली सिक्योरिटी पे था। चाइना ने क्रिएट ही किया था टू गो आफ्टर एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, सारे के सारे तालिबान, बेसिकली द मेन टॉपिक माइट बी तालिबान एंड हाउ टू डील विद देम। और अगर पाकिस्तान नहीं आता और डज नॉट प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल, देन आई थिंक पाकिस्तान विल बी द बिगेस्ट लूजर, बिकॉज द अदर कंट्रीज विल कैरी ऑन। आपको याद है कि 2-3 महीने पहले अजीत डोवल ने सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया था। इट विल बी द सेम काइंड ऑफ डायलॉग दैट विल कंटिन्यू इन दीज मीटिंग्स टू। So, मतलब I think that Pakistan should not create a controversy of any side. खामोशी से आए, डिप्लोमेसी का काम करें, मिले, और this is also his chance to meet others ना। यहाँ पे चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे, दूसरे कंट्रीज के भी होंगे, ईरान के भी होंगे। Pakistan has issues with nearly every country, and one of the countries which is also now high up on the agenda of becoming a member after Iran is Afghanistan. तो अफगानिस्तान का भी डेलीगेशन होगा वहां पे, बट नॉट एज, जैसे कि तुर्की से अर्दोगान भी आए थे यार समरकंद में। सो उस तरह से
Turkey, Afghanistan, and मैं भूल रहा हूँ और एक मुल्क. There are 3 more countries in line after Iran for membership in SCO. तो वो भी होंगे वहाँ पे. So it's going to be a very important conference. और सबसे इन मुल्कों के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है, इसमें वेस्टर्न मुल्कों की नॉइज नहीं रहेगी. अमेरिकन, कैनेडियंस, बरतानी, फ्रेंच, जर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कोई भी वहां पे नहीं रहेगा. So this is a very good forum for the West to talk about global issues and regional issues without the dominating influence of the West. अच्छा सर, एक खबर जो मेरे पास आई थी कहीं से सूत्रों के हवाले से या सोर्सेज से, वो ये कि आपने जो बताया था कि बातचीत चल रही है और 29th इस संडे 29th को होगी मीटिंग रिट्रीट, और उसके बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा सकते हैं अमेरिका कुछ टॉक्स के लिए. बोला जा रहा है कि कुछ सीक्रेट टॉक्स हो सकती हैं या कुछ और दूसरी टॉक्स भी हो सकती हैं, जा सकते हैं. अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है मेरे हाथ में. मैंने भी ट्विटर पे ही पढ़ी थी, कुछ ऐसी ट्विटर हैंडल्स ने ट्वीट की थी जो कि बड़े क्रेडिबल है. अच्छा, आगे बात करें सर, तो बिलावल यहां पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, शहबाज शरीफ बातचीत करेंगे, ये सब लोग अपनी स्पीचेस में बोल चुके हैं कि इंडिया से बातचीत बहुत जरूरी है. लेकिन बिलावल ही फिर उल्टा बोल जाते हैं और हिना रब्बानी भी उल्टा बोल जाती हैं. क्या ये इंटरनेशनल एरिना पे कहीं अपने आप को जोकर प्रूव नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, वो जो शहबाज शरीफ का अबाउट टर्न हुआ था थोड़े दिन पहले, याद है? ही वेंट ऑन UAE's TV and said कि I want UAE to facilitate talks with India. फिर दूसरे दिन तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट से रावलपिंडी से आ गया कि आप यू आर नॉट ऑथराइज, आपकी पे ग्रेड से ऊपर का है ये इशू, डोंट ब्रिंग इट अप. किससे पूछ के आपने ये बात कही? बट द थिंग इज, आई हैव अ फीलिंग कि देखिए पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्राइसिस में ये कहाँ भाग रहे हैं पैसे के वास्ते? गल्फ जा रहे हैं ना, तो गल्फ में फिर रहे हैं. और गल्फ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए, दे आर बेटर देन विद पाकिस्तान. Not only is the Gulf countries having good relations with India, they are also investing in India. Saudi Arabia is investing in India. India में पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है. So they are telling, I think ये मेरी guess है कि they are putting pressure on पाकिस्तान कि आप ये इंडिया के साथ जो constant गड़बड़ है, if you want our money, if you want our cooperation, end your mess with India. खत्म करो झगड़ा and then make the whole environment calm, then हम इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत तुम्हारे पास भी इन्वेस्ट करेंगे. So I have a feeling that that is the pressure. और खास तौर से UAE में हुआ. UAE did not promise anything in Geneva पैसे में, जो जनवरी 9 को. बाद में उन्होंने कहा ठीक है हम लोन रोल ओवर करेंगे और $1 बिलियन और एक्स्ट्रा डॉलर. So basically $3 बिलियन का रिलीफ UAE ने प्रोवाइड किया. But UAE is part of I2U2. तो नाउ इट्स इन लाइक ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग, कह सकते हैं आप, स्ट्रेटेजिक अलायंस. पाकिस्तान के साथ कोई अलायंस नहीं है सिवाय OIC का, बट यहाँ पे इंडिया के साथ I2U2 में भी इट इज अ वेरी क्लोज पार्टनर. सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान इज फीलिंग द हीट फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल इन इट्स ट्रेडिशनल एलाइज जो उनके थे, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि एंड दिस मेस एंड लेट्स मूव ऑन अहेड. दुनिया में ये एक एटीट्यूड आ गया है, लेट्स मूव ऑन अहेड एंड फोकस मोर ऑन बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज, दूसरे मसले को. सो दिस इज एन एटीट्यूड व्हिच पाकिस्तान इज अनेबल टू ग्रास्प के भाई दे आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इफ दे डोंट डू दैट. तो एंड द टेस्ट ऑफ दैट विल बी कि जब ये आएंगे तो क्या टॉपिक. और इट्स आल्सो वेरी क्रिटिकल. So it is quite possible कि बिलावल में कम इन मे, मैं ढूंढ रहा था, इंडिया ने अभी लॉन्च किया है वेबसाइट SCO का, लेकिन उसमें मुझे डेट्स नहीं मिले, मतलब उतना टाइम नहीं था. आई कुडंट फाइंड द डेट. वो काशी के जो बहुत ज्यादा टूरिज्म वाला ज्यादा नजर आ रहा है और स्केड्यूल मुझे नहीं मिल रहा था कि व्हेन इज द समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ SCO. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके बीच में इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में. हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का हो सकता है, जो हेड ऑफ स्टेट आए SCO को कोई दूसरी पार्टी का भी हो सकता है. यू नो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. सो द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, तो इंडिया माइट बी वेरी इंटरेस्टेड. मुझे अब
there is a military exercise also जो SCO में हो रही है. तो I have a feeling कि India should add a precedence और कुछ military के बहाने उनके chief of army staff को भी बुला ले. And then you can have the real dialogue. Okay, Right. you know. तभी एक्चुअली क्या है कि आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज हियर टू स्टे. वो चेंज नहीं होने वाले, लेकिन इलेक्शन के बाद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर. और ये एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, और खबर भी चल रही है जिस खबर को सब बोल रहे हैं, मैं पुख्ता नहीं बोलूंगा क्योंकि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, सब ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी बिलावल भुट्टो जरदारी. अब इस पर एक पेज है, 35 साल की एज है, 35 साल की एज के बाद भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. तो एक साल स्टॉप गैप में कोई भी आ सकता है, फिर उसके बाद बनाया जा सकता है. ये It depends on नवाज शरीफ also ना. ये assumption क्यों आ रही सामने, मैं आपको बताता हूँ. आर्मी के फॉर्मर जो ऑफिसर्स हैं, खासतौर से एक मेजर आदिल राजा हैं, वो आर्मी के ऑफिसर हैं जो लंदन में रह रहे हैं, और आजकल उनकी आर्मी सही नहीं बन रही है. उनके अपने सोर्सेस जो अंदर है ISI में, उन्होंने बताया कि सेटिंग हो चुकी है बिलावल से और जरदारी से, कि बिलावल को बनाया जाएगा नेक्स्ट टाइम अराउंड, हमें जितवा दो, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे. कुछ ऐसी सेटिंग हो चुकी है. तो ऐसी सेटिंग्स पे ही पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट्स बनती रही है. ये आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर if he is going to be the prime minister now, then he should start behaving like one. मतलब सर पाकिस्तान में वैसे प्राइम मिनिस्टर तो बैठने के बाद भी स्टार्ट बिहेवियर नहीं कर पाते, तो पहले से कैसे? नहीं, because he has a chance of being, he could potentially be. देखिए अगर अनडेमोक्रेट, देखिए इलेक्शन प्रोसेस अगर ना हो, given his young age, वो 25-30 साल he can be a prime minister. Like he could have a longest tenure in Pakistan's history with the help of the military. So अगर मैं बिलावल का एडवाइजर होता हूं तो मैं कहता हूं कि ये सब आप जो छिछोरापन कर रहे हैं ये सब छोड़ें. Come up with a very serious economic plan to solve Pakistan's problem. And if I became prime minister, I will do these 10 things to fix these problems. उनके पास जो एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस है. एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा ये जो सारे के सारे तालिबान से ये जो सिचुएशन है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का. व्हाट विल ही डू अबाउट द इकोनॉमी, व्हाट विल ही डू अबाउट द एनवायरनमेंट, व्हाट विल ही डू अबाउट एक्सट्रीमिज्म. ये इंडिया की मिनिस्ट्री को बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज 3 E's. इंडिया बहुत एलिट्रेशन बहुत करते हैं ना. तो एक्सट्रीमिज्म, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी. व्हाट विल शहबाज शरीफ डू what will Bilawal Bhutto do to fix these 3 things? Agar if he comes up with that vision, he might be greater than his grandfather for in history. जी हाँ. तो राइट. अभी एक बिलावल भुट्टो का वीडियो भी वायरल हुआ. वो डांस करते हुए वाला वीडियो नहीं, वो वीडियो गलत है, वो बिलावल नहीं, वो फेक है. एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो सिगरेट पी रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं. हाँ, हालांकि मैं स्मोकिंग को वो नहीं करता, आई डू नॉट सपोर्ट कोई स्मोक करे, लेकिन वो कर रहे हैं और उस वीडियो को दिखाकर ये बोला जा रहा है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि नहीं. भाई ये पर्सनल मैटर होता है और इसमें कोई कंट्री किसी से मतलब नहीं. हमारे भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, इवन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी, उनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल. पॉलिसी ज्यादा मैटर करती है और पॉलिसी सामने नहीं है. पर्सनल अटैक करने से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब तक पर्सनल अटैक से बाहर नहीं निकल पाई है, फ्रैंकली स्पीकिंग. इससे आगे सर मैं आपके साथ एक चीज और लेके बैठा था. क्या G20 इस समय सबसे पावरफुल फोरम है वर्ल्ड का? और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि UN में आप सॉल्व नहीं हो पाती हैं, वो G20 में आती हैं और G20 उसे सॉल्व कर देता है. और देन अगर G20 इंडिया में हो रहा है, व्हाट डज इट मीन फॉर चाइना एंड पाकिस्तान बोथ? क्या इंडिया अपनी मसल्स कैसे फ्लेक्स कर रहा है उसमें? सर मैं अगर आपको ऑफर किया कि भाई रोहित साहब, दिल्ली में 2 मीटिंग्स हो रही हैं. एक मीटिंग में यहाँ पे तकरीबन द एंटायर पार्लियामेंट लीडरशिप ऑफ बीजेपी इज मीटिंग, और बाजू थोड़ी दूर 10 मील दूर पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां पर नरेंद्र मोदी, अंबानी और अदानी बैठ के चाय पी रहे हैं. विच मीटिंग वुड यू लाइक टू अटेंड? वो छोटा सा रेस्टोरेंट. एग्जैक्टली, वो G20 है. राइट.
ये यूएन है, बाकी क्या करोगे, किस 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 एमपीओ की बकवास बातें, तकरीरें चलते रहे, the real decisions will be made there and not here, right? So G20 is the elite of the world, 19 economies plus European Union, right? जिनकी तकरीबन 80% of the world's economy, हर चीज उसमें आ जाती है. So this is a very critical, and being the president of G20, India gets to set not the agenda of G20 but the global agenda. India is going to decide what the world is going to talk about. सारी दुनिया के जो सबसे important leaders है वो किस मुद्दों पे बात करेंगे, इंडिया गेट्स टू डिसाइड. और G20 की जो मीटिंग होती है वो एक नहीं होती, देयर आर 200 मीटिंग्स जो इंडिया में होने वाले हैं. और वो सारी मीटिंग्स में पीपल आर गोइंग टू मीट एंड टॉक अबाउट वेरियस इश्यूज. यू कैन हैव ए मीटिंग ऑफ सिविल सोसाइटी की भी मीटिंग होती है, यू नो C20 कुछ कहते हैं उसको, यू नो. सो सिविल सोसाइटी के लोग, बिजनेस लोग, all the elite in every aspect of life, social sciences, politics, scientists. Agar aap, you can even have an environmental aspect to it. So India is focusing on digitization is an important part of it. Environment is one important part. Extremism and terrorism. ये तो top 3 agenda में जो इंडिया ने set किया हुआ है. So this is a very important chance. और ये जो 2 चीजें हुई हैं इस साल, the West has made 2 attacks on India in the last 2 weeks. एक तो BBC का जो आया है डॉक्यूमेंट्री which is attacking Modi, and then जो न्यूयॉर्क वाले जो अदानी के बारे में जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, अदानी एंड सेइंग, जिससे अदानी का स्टॉक्स काफी गिरा है पिछले 2-3 दिन में. So it's quite possible that there are voices in the rest of the world which are trying to bring India एक आध पेग नीचे before the whole G20. So these things are very critical. और जो G20 में एजेंडा सेट होगा वहां पे पाकिस्तान नहीं होगा, यू नो. वहां पे इंडिया विल बी स्पीकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ, इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. सो इंडिया, इस तरह के मुल्क जो ईरान है और ये सेंट्रल एशिया के जो मुल्क है, they will get an opportunity to speak to G20 through India, through SCO. You know, Pakistan needs help from people like, I mean, Bilawal Bhutto can ask Jaishankar Saab ke bhai, aap, why don't you, when you meet with these leaders in a couple of months, in a few weeks, why don't you try to bring up the issue of floods in Pakistan? हमको बहुत environment, I mean, पैसे छोड़ दें, आप scientific help भी तो मिल सकती है ना. You can get ideas on how to deal with it. छोटे छोटे ideas को ले लें, बड़े बड़े ideas. So this is going to be a very critical year, जो मैंने बार बार कह चुका हूँ इंडिया के लिए. And India has to make sure कि one of the biggest problems ये है कि it's like saying कि मैंने अपने beginning career में 2-3 jobs जल्दी चेंज कर दिए थे, moving up. तो मुझे एक पंचाल नाम था, उनका नाम पंचाल नाम का मेरा एक असिस्टेंट था. उसने मुझे एक चीज बड़ी मजे की बात बोली थी. उसने कहा था, मुख्तदर अभी तो तुम यंग हो, so people are now going to give you job based on your potential that they see in you. लेकिन अगर तुम जॉब स्विच करते रहोगे इस तरह, तो at one point 3-4 साल हो जाएंगे, then they are going to say तुमने किया क्या. Then at one point they will start looking at your track record, not at your potential. अभी तो बच्चे हो. So right now everyone is looking at India's potential as a global leader. अब थोड़े दिनों के बाद they are going to say no, India has been a global leader. G20 भी हो गया, SCO भी हो गया, UN Security Council हो गया. Now we want to see India's track record. How has India conducted itself? So that will be the question that will be asked more often after 2023. राइट सर, एक क्वेश्चन जो कि इस डिस्कशन से थोड़ा सा बाहर है आपसे. आपने एक सेंटेंस बोला था मेरे साथ ही एक प्रोग्राम में, और मुझे अब तक याद है, that America is going to fight Russia till the last Ukrainian. सर वही होने जा रहा है फिर से. जर्मनी, यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को टैंक्स दे रहे हैं, करीब 100 के आसपास टैंक्स. पहली चीज, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन, एंड सेकेंडली लोग बोल रहे हैं इट इज टू लिटिल टू लेट. Oh no, how do you see the situation? Not too little too late. See, for example, Biden was completely opposed to this. तो वो जर्मन जो लीडर है, उन्होंने, he also doesn't want, मतलब the most
क्या कहना चाहिए, इनडायरेक्टली मोस्ट प्रो रशिया यूरोपियन मुल्क जर्मनी। जर्मनी ने ड्रैग किए उसके फीट्स इन हेल्पिंग यूक्रेन बहुत। तो जर्मन पोजीशन था कि अगर दूसरे मुल्क नहीं दे रहे हैं तो मैं क्यों दूं, ये दीज आर वेरी स्पेशल टैंक्स, काफी इनफैक्ट अमेरिका के जो एब्राम्स टैंक्स है उससे ज्यादा एजाइल टैंक्स है, सो दे आर बेटर इन एक्शन। टैंक टू टैंक बैटल हो गई तो यू वुड प्रेफर द जर्मन वंस ओवर अमेरिका, लेकिन फॉर अदर पर्पसेस अमेरिका के जो एब्राम्स टैंक, तो अमेरिका नाउ ऑफर्ड 70, लेकिन अमेरिका बनाना शुरू कर रहा है तो एक साल लग सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मे नॉट सी द अमेरिकन टैंक्स इन एक्चुअल एक्शन ऑन द ग्राउंड, but it opened the door for the Germans to say yes to two things. Germans अपने tanks देंगे, और they have said okay I think to Poland, Finland और एक तीसरा कोई country जो जिसके पास वो German tanks है, they will give it to Ukraine. But ये जो tanks है, they are offensive weapons, रोहित साहब, so they are going to be used in counter offensive। जो जमीनें इन्होंने ऑक्यूपाई किया है रशिया, और जो ट्रेंच है वो ट्रेंचेस के ऊपर से ये these tanks are going to go, which means that Ukraine is preparing for a big counter offensive against Russian positions in Ukraine। और बाइडेन का ये असेसमेंट है कि this brings us closer to the military confrontation between Russia and NATO and Russia and the US। It was very reluctant, and जो यहाँ से जो suggestions आ रहे हैं, the only reason why Biden said yes very reluctantly, अगर बाइडेन को जरा भी चांस मिल जाता he would have said no, but the unity of the West would have collapsed। So बाइडेन से अगर आप एक महीना पहले पूछते अगर मैं एब्राम्स टैंक्स क्यों नहीं दे रहा, so he would have said कि इसके बदले रशिया will use tactical nuclear weapons। अगर हम हथियार, so America has given no offensive weapons to, उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एक भी नहीं दिए, एक क्रूज मिसाइल नहीं दिया जिससे वो रशिया को रशिया में अटैक कर सके। सो इट ऑल डिफेंसिव वेपन्स, सो दे वांट यूक्रेन टू डिफेंड इटसेल्फ बट नॉट हैव द कैपेसिटी टू अटैक रशिया। तो अब जो चीज आ रही है, दिस इज अ डेंजरस टर्न इन द वॉर, बिकॉज यूक्रेन के अब ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ गए हैं, एंड आपने देखा ऋषि सुनाक also welcomed it and he said कि हम तो already दे चुके हैं tanks। I'm glad that US and Germany are now joining Britain in supporting Ukraine। So this is a turning point which shows कि the war is not going well for Russia। और आसान है, 70 टन की होती हैं ये। So how are they going to target एक आध मतलब suicide drones to use करेंगे, but we'll see how Russia deals with it। बट बहुत ही गुस्से में है रशिया। यहाँ पर उनका जो एम्बेसडर था he was talking about how this has become an American war, proxy war against Russia। It is same thing वो अफगानिस्तान का प्लेबुक चल रहा है, जब अमेरिका was dealing with the Soviet Union by helping the मुजाहिदीन, यहाँ पे यूक्रेन is the मुजाहिदीन। डू यू थिंक ये वॉर अब और भी लंबी खींचेगी, और जितना लंबी खींचेगी रशिया विल बी एक्सपोज्ड थ्रेडबेयर सुपर पावर वल्नरेबिलिटी? ये तो साफ जाहिर हो गया भाई कि रशिया इज नो सुपर पावर। इट्स लाइक पाकिस्तान, a third world country with nuclear weapons। right? भाई वो 20 साल पुरानी एम्यूनिशन यूज कर रहे हैं, they are running out of stockpiles। They are buying from developing countries से हथियार खरीद रहे हैं, ईरान से ड्रोन्स खरीद रहे हैं। तो अमेरिका के लिए this is very good। पैसे बहुत बनाएंगे हम, जितना लंबी जंग चलेगी we will make more money because not only are we selling weapons, मतलब हमारी इंडस्ट्री को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, creating jobs, but we are making the Europeans buy American weapons to give to Europe। नुकसान जो हो रहा है बेसिकली रशिया, यूक्रेन और सम यूरोपियंस का, कह रहे हैं कि बर्तानिया तो डेफिनेटली रिसेशन में आ गई है। दूसरी चीज ये है कि तो वॉर का पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि रशिया इज वेपनाइजिंग विंटर, कि विंटर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विंटर वी आर इन द मिडल ऑफ विंटर, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। यू नो द आइडिया कि विंटर विल बी द सोर्स ऑफ रशियन विक्ट्री इन यूक्रेन, दैट इज नॉट हैपनिंग। और वंस वी कम आउट अप्रैल के बाद से तो रशिया का बहुत बुरा हाल होता जाएगा। इट विल बी ए लॉन्ग टर्म सफरिंग, और we'll see what happens after that, but this is not good for Russia। मतलब मेरे ख्याल से in the future हम लोग IR के professors will be saying कि भाई
there is another way to lose your empire, which is trying to attack it, you know. जी सही बोला सर एंड बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा सर. काफी दिन बाद आप आए, बिजी थे आई नो. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे. अभी के लिए धन्यवाद. एंड बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं साथ में, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं. इसी के साथ सर एक डिस्कशन और जल्दी करेंगे. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.